एवरीवन। सो आज का हमारा चैप्टर है बॉडी सिस्टम्स पे क्लास 5th के लिए, जिसमें कि हम हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ आवर बॉडी सिस्टम? हमारा बॉडी सिस्टम है क्या? आवर बॉडी इज़ मोर एफिशिएंट देन कंप्यूटर, इट इज़ मोर पावरफुल देन कंप्यूटर। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जनरली हमें क्या लगता है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, बहुत जल्दी काम कर लेता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, हमारी बॉडी में ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उन सभी के पास, अगर कॉम्प्लेक्स हैं वो, तो उन सभी के पास डेफिनेट ऑर्गन्स हैं। डेफिनेट ऑर्गन्स कहने का मतलब है हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स होने के साथ साथ अलग अलग सिस्टम्स भी हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे दौड़ना है तो मेरे पैरों का यूज़ होगा, मेरी मसल्स का सिस्टम यूज़ होगा। लेकिन अगर मुझे कुछ सोचना है तो मेरा जो थिंकिंग वाला पार्ट है ब्रेन में, वहाँ पे वर्क होगा। तो हमारी बॉडी में हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। कुछ ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब इंटरनल हैं जिन्हें कि हम देख नहीं सकते। ये वो ऑर्गन्स हैं, और जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। और ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ईयर, नोज़, आइज़, टंग, स्किन, ये सारे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनको हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के नेचर के बारे में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में यही ऑर्गन्स हमें बताते हैं। हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो ये क्यों है सेंस ऑर्गन्स? क्योंकि ये बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल भी हैं। अब बात आती है कि ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम बनता कैसे है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, वो एक छोटी यूनिट से बने हुए हैं। उस छोटे यूनिट को सेल कहते हैं। जैसे एक पूरा घर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटें चाहिए, तो वो ईंट जो है वो क्या हुई? सेल हुई, और जो पूरा घर बन गया वो बॉडी हो गई। तो हमें अलग अलग सेल चाहिए। अलग अलग सेल जब मिल जाएंगे एक साथ और वो काम करने लगेंगी तो वो टिश्यू बना लेती हैं, और अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ जब एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। यहाँ पे आपको लेवल दिया हुआ है ऑर्गन्स का। जैसे कि सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया। और जब ऑर्गन सिस्टम्स बन गए तो बॉडी बन गई, और फिर बॉडी काम करने लगती है। These organs do not work all alone. ये ऑर्गन्स अकेले काम नहीं करते हैं, एक साथ कई ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं। तो वो ऑर्गन्स क्या करते हैं? एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं, और उस सिस्टम को वो सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के कंप्लीट करते हैं। जितने भी काम होंगे उस सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स करेंगे। तो इसीलिए उस ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलकर के उसको बनाया है। मेनली 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम कुछ और सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे इनमें से, जिसको कि हम डिफाइन करेंगे, और बाकी जो सिस्टम्स रह जाएंगे वो हम अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम बोन्स के लिए होता है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है मसल्स के लिए होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लिए होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड का इंटेक करना, उसको डाइजेस्ट करने से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ब्लड को सर्कुलेट करने से होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए होता है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम।
We can stand, run, sit because of the bones and muscles in our body. The frame of bones and muscles support our body. तो हम चल पाते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, ये सब किसकी वजह से? बोन्स की वजह से। बोन्स ऐसा सपोर्ट देती हैं इसीलिए। तो जो बोन्स का फ्रेमवर्क है या मसल्स एक साथ मिली हुई हैं, इसी को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। तो वो जो पूरा का पूरा स्केलेटन अगर हम बात करें तो वो किससे बनता है? बोन्स से। जो बोन्स का एक ढांचा तैयार हो जाता है, फ्रेमवर्क जो ऑफ बोन्स, इसी को क्या कहा जाएगा? स्केलेटन। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 206 बोन्स होती हैं और 650 से ज़्यादा मसल्स होती हैं, और जब ये एक साथ मिलते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। मसल्स जो हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ से हार्ड होती हैं, बट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मोशंस हो पाती है, हमारी बॉडी मुड़ पाती है। और क्यों होते हैं ये सॉफ्ट? क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कि एयर इजीली चली जाए और ये बेंड हो जाए। इनर पोर्शन जो होगा बोन का, उसे बोन मैरो कहा जाता है। बहुत सुनते हैं ना हम लोग टीवी में बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ होता है? बोन का इनर पोर्शन, अंदर में होता है बोन के। और इसके अंदर होता क्या है? तो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड बनता है इसमें, लिविंग सेल्स होती हैं इसमें। जितना भी हमारी बॉडी का ब्लड है, जो हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, वो सब कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। तो अगर आपको कभी पूछे कोई कि ब्लड कहाँ बनेगा बॉडी में, तो बोन मैरो में बनता है ब्लड। बोन्स ग्रो एज वी गेट ओल्डर। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारी बोन्स भी क्या होती हैं? ग्रो करती हैं, उनकी भी एज बढ़ती है। तो हमारा जो स्केलेटन है वो मसल्स और स्किन जो है उसको कवर कर देती है। हमारी जो बोन्स है वो बहुत लाइट है, बहुत हल्की हैं। हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 14% है जो हमारी बॉडी का वेट जो हमारी बोन्स ने बनाया हुआ है। बाकी हमारी बोन्स में इतना वेट नहीं होता है। अब अपने स्केलेटल सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। स्कल, ये हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम है, जिसके मेन पार्ट्स हैं ये। ह्यूमरस जो हमारी आर्म्स की होती हैं बोन्स। अल्ना, रेडियस, ये हमारे रिस्ट के बाद की बोन्स होती हैं। स्कैपुला, हमारा शोल्डर के बीच का जो गैप होता है ना, आर्म पिट जिसे कहते हैं, अंडर आर्म्स, वो हैं। रिब्स हैं जो हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। फीमर जो हमारी थाई बोन है। फिबुला एंड टिबिया जो हमारे लोअर लेग की बोन्स हैं। और पेल्विस जो हमारी हिप की बोन्स हैं। तो ये हमारा पूरे स्केलेटल सिस्टम है, मतलब ये हमारे स्केलेटन का एक ढांचा है। हमारी बॉडी इसी फॉर्म में हमको दिखाई देती। अब बात करते हैं हमारे स्केलेटन क्या हैं, क्यों है ये इतना इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन दो जगह लिखा हुआ है ना, 1-1 करके। तो प्रोटेक्शन दो तरीके से होती है। पहला है क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो हमारे स्कल में है। ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यूज को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हार्ड होता है ये, तो कोई भी चोट लगती है तो क्रेनियम उसको दबा लेता है। इसी तरीके से जो रिब केज है, ये हार्ट और लंग्स को बचाता है, इसीलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि कोई चोट लगेगी हार्ट और लंग्स तक ना पहुंच पाए। सेकेंड है शेप। हमारे स्केलेटन के बिना हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी। आप सभी को पता है ना, जैसे हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये स्केलेटन क्या है? एक आउटलाइन है जो एक हार्ड स्ट्रक्चर दे रहा है, एक शेप दे रहा है हमारी बॉडी को। थर्ड है ब्लड प्रोडक्शन। अब अभी हमने पढ़ा था कि जितना भी ब्लड सेल्स है वो कहाँ बन रही हैं? बोन मैरो में। तो बोन मैरो क्या है? बोन का पार्ट है। तो जो हमारी बोन्स हैं वो ब्लड का भी प्रोडक्शन कर रही हैं। फोर्थ है कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा बोन्स में होता है। नेक्स्ट है सपोर्ट। हमारे वर्टिब्रे जो हैं, वर्टिब्रे मतलब जो हमारी बैकबोन है ना, वो हमारी वर्टिब्रे जो है वो हमारे हेड को सपोर्ट देती है, ताकि हमारा हेड जो है वो घूम भी सके और साथ के साथ वो प्रोटेक्टेड रहे।
नेक्स्ट है मूवमेंट। बोन्स और जॉइंट्स एक साथ जब मिलते हैं मसल्स के तो हम क्या कर पाते हैं, मोशंस कर पाते हैं, वॉक कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, उछल कूद कर पाते हैं। तो ये सारे काम हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं वो जॉइंट्स के साथ लग करके, मसल्स से मिल करके क्या करती हैं, मोशंस को इनेबल करती हैं। अब हमारे स्केलेटल सिस्टम के मेजर पार्ट्स जो हैं वो दो तरीके से हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। जो एक्सियल होता है उसमें हमारे चार चीज़ें आती हैं मेनली, स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल हमारा ब्रेन के पार्ट का पोर्शन हो गया, स्पाइन हमारी बैकबोन हो गई, रिब्स हमारी जो चेस्ट की बोन्स है वो हो गई, और स्टर्नम जो होता है हमारी रिब्स के बीच में जाती हुई एक आपको दिखाई दे रही होगी सामने से लाइन, वो हमारे स्टर्नम है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्ब्स आते हैं मेनली, जैसे कि हमारे शोल्डर्स हो गए, ये आएंगे, आर्म्स हो गए, ये आएंगे, हिप्स एंड लेग्स, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो ये हमारे मेजर स्केलेटल पार्ट्स हैं जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं स्कल पे। स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन फ्रॉम इनसाइड एंड एनी इंजरी फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारा जो स्कल है वो मेनली 8 बोन्स से मिलकर के बना हुआ है। स्कल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे देखने में प्लेन लगता है, ये 8 बोन्स से मिलकर के बना हुआ है, जो इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना इनसाइड एंड आउटसाइड हर तरीके की इंजरी से। 14 बोन्स हमारे फेशियल रीजन में, हमारे फेस वाले पोर्शन में 14 बोन्स होती हैं। जो हमारा लोअर जॉ होता है, हमारे दो जॉ है ना, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, जहाँ पे हमारे दांत फिक्स हैं। तो जो हमारा लोअर जॉ है वो ऐसा है स्कल का पार्ट जो कि मूव कर सकता है। आप देखते हैं, कभी नोटिस किया होगा, जब हम बोलते हैं या जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा ऊपर का जॉ नहीं हिलता है, हमारा नीचे का जॉ हिलता है, नीचे का जबड़ा हिलता है। तो उसको हम कहते हैं मैंडिबल। जो लोअर जॉ है ये मैंडिबल है, ये हमारे फेस की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और साथ के साथ मूवेबल भी है, मतलब कि ये मूव भी करेगी और स्ट्रॉन्ग भी है, और सबसे नीचे हमारी बोन है ये। तो मैंडिबल हमारे स्कल की सबसे स्ट्रॉन्ग एंड मूवेबल बोन है, जॉइंट है जो यहाँ का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी ये अकेला ऐसा जॉ है जो कि मूव कर सकता है। स्पाइन और बैकबोन। अब यहाँ पे स्पाइन का डायग्राम दिया हुआ है ना आपको, तो ये हमारी क्या है, बैकबोन है। तो बैकबोन जो है हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है मेनली, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक। ये हमारी बोन का एक पार्ट है। जो बैकबोन या स्पाइन है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की आधी से ज़्यादा मूवमेंट इसी की वजह से पॉसिबल है। स्कल जो है वो बैकबोन से ही जुड़ा हुआ है, तो बैकबोन जो है उसी की वजह से हमारा स्कल, जो हमारा ब्रेन है, वो भी मूव कर पाता है। अब हमारी जो बैकबोन है वो स्मॉल बोन्स से मिलकर के बनी हुई है। 33 स्मॉल बोन्स हैं वो मिली हैं, और उन 33 स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है। और जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो एक कॉलम बना लेती हैं, एक पूरी लाइन तैयार हो जाती है उन बोन्स की, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ डायग्राम में। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉलम जो है इसी को वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन कहा जाता है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा ना, वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन। तो ये इन्हीं को कहा जाता है जब एक साथ 33 बोन्स मिल जाती हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से एक नर्व आती है, नस आती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये बोन्स जो इनके अंदर होती हैं। हमारी जो बैकबोन है ये हमें हर तरीके की मोशन में हेल्प करती है, चाहे हमें मूव करना है, बॉडी को बेंड करना है, ट्विस्ट करना है, तो इन सभी में कौन हेल्प करता है, हमारी बैकबोन हेल्प करती है। तो बैकबोन हमारे स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं रिब केज की। तो रिब केज क्या है? रिब्स आर नैरो कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म्स अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज। रिब्स बोन है, छोटी छोटी सी बोन्स हैं, और ये जो बोन्स हैं एक साथ मिल करके चेस्ट को कवर कर देती हैं और एक
केज जैसा बना देती हैं, पिंजरे जैसा बना देती हैं, तो इसीलिए इसको रिब केज कहा गया। और इनका मेन काम होता है हमारे हार्ट और लंग्स को, दिल को और लंग्स को प्रोटेक्ट करना ताकि उनको चोट ना लगे। 12 पेयर्स में होती हैं हमारे रिब्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी रिब्स हैं वो सभी क्या होती हैं, हमारे ब्रेस्ट बोन से और बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, आगे ब्रेस्ट बोन्स हैं ये डायग्राम में, और पीछे बैक बोन, ये एकदम जुड़ जाती हैं इनसे। लेकिन नीचे की 2 बोन्स देखिए आप, वो नहीं जुड़ी हुई हैं। तो ये जो नीचे की 2 पेयर हैं इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए कहा गया क्योंकि ये आगे से पीछे तक जुड़ी नहीं है, ये फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं, फ्री हैं ये। तो ये हमारी बोन्स हैं रिब केज की, जो कि क्या कर रही हैं, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब लिम्स की बात करते हैं। तो लिम्स का मतलब होता है जो हमारे हाथ पैर हैं जो मूव कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी में 2 पेयर होते हैं लिम्स के, 4 लिम्स जिन्हें कि आर्म्स जो हाथ के पोर्शंस हैं, एंड हिंड लिम्स जो हमारी लेग्स हैं। 4 लिम्स जो हैं वो स्पाइन से मतलब बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलर बोन। जो हमारे कंधे के पास की बोन्स होती है ना ऊपर की, उन्हें कॉलर बोन कहते हैं। और एक शोल्डर ब्लेड जो नीचे की साइड में होता है। फीमर बोन जिसे कि हम थाई बोन कहते हैं, यह हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है जिसके ऊपर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट इकट्ठा रहता है। सबसे ज़्यादा वेट जो सहने की क्षमता है वो फीमर बोन पे होती है, जो हमारी थाई बोन होती है। थाई बोन जो होती है वो हिप से अटैच्ड होती है, हिप बोन से, और उसका जो जॉइंट होता है उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। और ये हमारे नीचे का पोर्शन इसका नी से, घुटनों से अटैच होता है। जो हमारी एंकल है, जो हमारी एडी है और जो हमारे टोज़ हैं, उनमें भी छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। तो यहाँ हिंड लिम्स दिया हुआ है। हिंड लिम्स जो है हमारा क्या है, पैर का है। फीमर दिखाई दे रहा है आपको, थाई बोन जो है, फिर पटेला है, फिबुला, टिबिया, ये हमारे नी के पास का पोर्शन है। तो ये हमारी बोन ऐसे अटैच्ड है। इसी तरीके से 4 लिम्स, स्कैपुला दिखाई दे रहा है आपको। स्कैपुला हमारे शोल्डर का जो पोर्शन है, जो हमारी शोल्डर ब्लेड है वो है। और ह्यूमरस हमारी आर्म की बोन है, और फिर नीचे की सारी बोन्स हैं। तो ये हमारे लिम्स हैं जो हमारे हाथ और पैर। अब बात करते हैं जॉइंट की। जॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं। अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट। दीज बोन्स आर जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जहाँ पे 2 बोन्स मिलेंगी उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाएगा। और ये जो जॉइंट होता है ये स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ मिलकर के बनाते हैं जिनको कि लिगामेंट्स कहा जाता है। तो जब लिगामेंट्स आएंगे तो 2 बोन्स आपस में जुड़ जाएंगी। और हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं और सभी में मूवमेंट पॉसिबल है, सिर्फ स्कल को छोड़ करके। स्कल में कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हम, उसको हम मोड़ नहीं सकते, उसको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, बट बाकी सारे जॉइंट्स को हम मूवेबल कर सकते हैं। डिफरेंट जॉइंट्स अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। और इन सभी के पास क्यों हो पाती है ये मूवमेंट, क्योंकि इनमें एक फ्लूइड होता है जो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, तेल की तरह काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मशीन नहीं चल पाती है तो हम उसमें मशीन वाला तेल डाल देते हैं और वो बहुत तेज़ी से अच्छे से चलने लगती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बोन्स में एक फ्लूइड होता है। जब वो फ्लूइड आ जाता है जॉइंट्स में तो बोन्स उससे क्या करने लगती हैं, मोशन करने लगती हैं। मेनली 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से मोशन होती है। हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये चारों जॉइंट्स अभी हम ब्रीफली इनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा hinge joint, they can only move up and down like the hinge in a door। तो जैसे जो हमारे दरवाजे के बीच में चौखट सी लगी हुई होती है, हिंज जो लगा हुआ होता है, कब्जा जिसे कहते हैं, तो उसी की तरह से हमारी बॉडी में होता है ये जॉइंट। ये सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है, ये सर्कुलर मूवमेंट शो नहीं करता है। जैसे हमारे घुटनों में जो जॉइंट होता है, एल्बो में जो जॉइंट होता है, हमारे फिंगर्स में जो जॉइंट होता है, हमारे टोज़ में जो जॉइंट होता है, ये सब हिंज जॉइंट्स हैं। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। ह्यूमरस बोन जो है वो अल्ना बोन और रेडियल बोन के साथ मिली हुई है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हिंज जॉइंट की वजह से मूवमेंट कंप्लीट हो रहा है। अब है पाइवोट जॉइंट। ये जॉइंट जो है ये स्कल
में पाया जाता है, स्कल और ऊपर की दो वर्टिब्रे के बीच में। जो हमारी बैकबोन थी उसके ऊपर की दो बोन्स और स्कल मिलकर के पाइवोट जॉइंट बनाती हैं, और इसकी वजह से जो हमारा हेड है ना वो मूव कर पाता है, मतलब पूरी तरीके से अप एंड डाउन भी मूवमेंट कर पाता है, साइड साइड में भी देख पाता है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि पाइवोट जॉइंट है वहाँ पर। अ पाइवोट जॉइंट अलाउज रोटेटिंग मोशन, द हेड can turn from side to side because of the pivot joint between the first and second neck vertebrae। तो जो दोनों वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट बनता है स्कल का, उसकी वजह से ये रोटेटिंग मोशन कंप्लीट हो पाती है। अब है ग्लाइडिंग जॉइंट। This joint helps the wrist and ankles to move. It helps us to bend, twist and turn at each joint। तो जहाँ पे wrist और ankles हैं वहाँ पे जो जॉइंट है उसकी मोशन जिस जॉइंट की वजह से उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। आप देखेंगे तो हम सर्कुलर मोशन कर पाते हैं ना, हाथों को पूरी तरीके से घुमा पाते हैं, पैरों को घुमा लेते हैं, अप एंड डाउन भी कर लेते हैं, पूरा मोड़ भी लेते हैं, ट्विस्ट भी कर लेते हैं। तो ये किसकी वजह से? ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना, एंकल जो हमारी एडी के पास का पोर्शन है वहाँ पर देख लीजिए हम अपने पैरों को पूरी तरीके से घुमा लेते हैं, और रिस्ट के पास भी हम अपने कलाई को पूरी तरीके से घुमा लेते हैं। तो ये है हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट नाम बता रहा है कि बॉल जैसा कुछ है और वो कहीं जाकर के फिक्स हो रहा है। इस जॉइंट की हेल्प से क्या होता है, हमारी बॉडी कई डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जो हमारा हिप है या शोल्डर है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शो करता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा, एक बॉल जिसके अंदर होल है, जैसे कि हम सॉकेट कह सकते हैं। जैसे हम अपने घर में प्लग लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक प्लग, तो ऐसा सॉकेट है जिसमें एक दूसरी बॉल या बोन बोल सके हम, वो आके उसमें फिक्स हो जाए, तो उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसे अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे शोल्डर का डायग्राम दिया हुआ है ना। शोल्डर क्या है, एक ऐसी बोन है जिसमें होल है और एक ह्यूमरस बोन आ रही है उसमें फिक्स हो जा रही है तो वो क्या शो कर रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे हमारे हिप, इसमें भी क्या हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाई दे रहा है। ओपन पॉकेट दिखाई दे रहा है हिप का, उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो अपर लेग है, जो हमारी थाई है, वो आके उसमें फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो हमारे बॉडी में दिखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हर डायरेक्शन में मोशन कर पाती है। अब आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम पे। तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है ये मसल्स से बना हुआ है, और ये जो मसल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, मसल सेल्स। अब ये मस्कुलर सिस्टम जो है मसल से बनने के बाद क्या करता है, बोन्स के साथ जुड़ता है, और किसकी वजह से जुड़ता है, टेंडन्स की वजह से। तो अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करें, अभी पिछली वीडियो जो हमने अभी पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा, जब जो दो बोन्स एक साथ मिलती हैं तो वो लिगामेंट्स के थ्रू मिलती हैं। जब एक बोन और एक मसल मिलेंगे तो वो टेंडन्स की वजह से मिलेंगे। तो हमारी बॉडी में लगभग 650 मसल्स होती हैं, और टेंडन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे जो टेंडन्स हैं वो स्ट्रांग रहें और बोन्स और मसल्स एक साथ जुड़े हुए रहें। अब अगर हम बात करते हैं मसल्स के फंक्शन की, तो मसल के 5 फंक्शंस हैं। पहला है ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो तो हमारी बॉडी में बोन्स ने दिया, लेकिन उसको मेंटेन करना भी कौन करता है, मसल्स। हमारे जॉइंट्स को उनमें चोट ना लगे, वो डैमेज ना हो, उससे कौन बचाता है, मसल्स। हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करता है, मसल्स, जिससे कि हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, हमारी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है, वो किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। अगर एक फैक्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में जैसे हम जब स्माइल करते हैं तो एक सिंपल सी स्माइल में हमारी बॉडी की लगभग 14 मसल्स एक साथ मूव करती हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी: वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड कार्डियक।
तीन टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से मूव कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा जब बॉडी मूव कर रहा है तो हम अपनी मर्जी से उसे मूव करा रहे हैं, जो मोशन कर रहे हैं, तो वो वॉलेंट्री मसल्स की वजह से हो रहा है। जैसे हमारे हाथ, पैर, ये सब वॉलेंट्री मसल्स हैं। इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है इनको। फिर है अब इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहा गया इन्हें। ये वो मसल्स हैं जिसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि हमारे इनर पार्ट्स, अब हमें तो नहीं दिख रहा ना कि हमारा स्टमक खाना पचा रहा है या नहीं पचा रहा है, हमारे लंग्स जो हैं वो गैस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इन जो मसल्स हैं इन ऑर्गन्स की, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये दिखाई नहीं देती हैं, ये इनर पार्ट्स में होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में खाना पच रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खाना अब्जॉर्ब कर रही है, हमारे लंग्स में गैसेस गई हैं, ये सारी चीज़ें कौन करती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स करती हैं। अब यहाँ पे आपको वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स का डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे बेंड करूँ या आप अपने हाथ को कैसे भी घुमा रहे हैं, तो ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स की वजह से हो रहा है। लेकिन जो आपके पेट में आपने खाना खा लिया, अब आप सो गए, आपको तो नहीं पता, आपकी बॉडी दिखने में तो रेस्ट कर रही है, लेकिन आपका खाना तो पच रहा है ना, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस था वॉलेंट्री और अब है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारी मसल का या हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करती हैं। हमारी जो बॉडी में ब्लड घूमता है वो किसकी वजह से घूमता है, हार्ट की वजह से। तो वो हार्ट किसकी वजह से काम कर पा रहा है, कार्डियक मसल्स की वजह से। ये मसल्स हमारी बॉडी में सबसे पहले बनती हैं जब हमारा बर्थ नहीं हुआ होता है, इससे भी पहले बन जाती हैं और तब तक काम करती रहती हैं जब तक हमारी लाइफ है, और जब हमारी डेथ होती है तो इनकी वर्किंग भी स्टॉप हो जाती है। तो कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होंगी, सिर्फ और सिर्फ दिल की मसल्स होंगी। अब आ जाते हैं एक दूसरे सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम बता रहा है, डाइजेशन होगा, यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट किया जाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू लिव। With the help of mouth, intestine is digested by our body. हम सभी को खाना चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें, हम जिंदा रह सकें। तो हमारी बॉडी में वो खाना यूज़ कैसे हो पाता है, तो माउथ, इंटेस्टाइन और स्टमक मिल करके हमारी बॉडी में आए हुए फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसको बॉडी के लायक तैयार करते हैं कि बॉडी उसे यूज़ कर सके। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हम जब फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं, सब्जी खाई, रोटी खाई, फ्रूट्स खाए, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें खाई, बर्गर खाया, लेकिन वो सारा फूड हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में फूड है, बट हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, सिंपल फॉर्म में, जूस फॉर्म में कंप्लीट कर दे रही है। तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाएगा। मेन पार्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या हैं, माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन। ये तीन पार्ट से होता हुआ हमारा फूड जो है वो गुजरता है। फूड जो हम खाते हैं, सबसे पहले दांत उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे च्यू करते टाइम, जब हम उसको चबाएंगे। फिर सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, जो हमारा थूक है, जो हमारा लार है, वो मिक्स होगा, जिससे कि हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में अब टूट जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो फूड है वो क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे स्टमक में जाएगा फूड। स्टमक की शेप कैसी है, जे शेप होती है, जैसे जे अल्फ़ाबेट होता है ना, ऐसी शेप है, एक बैग जैसी शेप है। तो वहाँ पे हमारा फूड जाएगा और कौन लेके जाएगा फूड, हमारा फूड पाइप। यहाँ पे एक नली सी होती है, जब आप खाना खाते हो तो गले से होते हुए जाती है,
तो वो हमारे स्टमक में पहुंच गया फूड। अब वहाँ से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 फीट लंबी है, लेकिन क्या है, वो घूमी हुई है। जैसे आपके घर में मच्छर वाला जो कॉइल होता है वो होता बहुत लंबा है, लेकिन एकदम कॉइल्ड होता है ना, एकदम घुमा हुआ होता है, तो थोड़ी सी जगह में आ जाता है। ऐसी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, कॉइल्ड है। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसेस आएंगे पैनक्रियाज से, लीवर से, और सब हमारे फूड के ऊपर आकर के मिल जाएंगे, जिससे हमारा फूड एकदम जूस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड क्या हो जाएगा, सभी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाएगा। सभी ऑर्गन्स को क्या मिल जाएगा? फूड, और सब काम करने लगेंगे। लेकिन जो फूड हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं किया वो कहाँ जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन ले लेगी। लार्ज इंटेस्टाइन उसको लेकर के क्या करेगी? जितना भी वेस्ट वाला वाटर था या फूड था उन सबको अब्जॉर्ब करके, इकट्ठा करके, और क्या करेगी? बॉडी से बाहर कर देगी, एनस को दे देगी, और एनस उसको बॉडी से बाहर कर देगा, बॉडी से वेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। माउथ है, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, ईसोफेगस हमारी फूड पाइप है, लीवर दिया हुआ है आपको, गॉल ब्लैडर दिया है, यहाँ से जूस निकलेंगे। स्टमक है ना, स्टमक में फूड आया, सबसे पहले माउथ में फूड गया, फिर फूड पाइप के थ्रू फूड कहाँ आया? स्टमक में। स्टमक के बाद फूड कहाँ गया? आपको दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अंदर खूब कॉइल्ड सी है, और इसमें फूड आने के बाद में सारे जूसेस जब मिलेंगे तो हमारा फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से फूड किसको मिल जाएगा? एनस को, जिसको कि बॉडी से बाहर करना है। जो फूड हमारी बॉडी ने यूज नहीं किया, जो वेस्ट था, तो ये एनस बाहर कर देगा। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू टेक इन फॉर ब्रीथिंग। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रीथिंग करने के लिए हमारी बॉडी को ब्रीथिंग का प्रोसेस शो करना है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हम बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं सांस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये 3 मेन पार्ट्स हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम क्या करते हैं? नोज के थ्रू सांस ली हमने, अब वो सांस कहाँ जाएगा? विंड पाइप। डायग्राम देखते रहिएगा साथ के साथ। नोज से जो हमारी सांस है, जो हमारी एयर है, वो कहाँ गई? विंड पाइप में। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया से वो कहाँ गया? लंग्स में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड में से जितना ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? ले लेंगे ब्लड में, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स उसको निकाल देंगे। अब ब्लड में क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड को मिलेगा, ब्लड क्या हो जाएगा? सभी दूसरे पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, और ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में जो भी फूड था उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो जो हमारा फूड डाइजेस्ट तो हो गया था, उससे एनर्जी कब मिलेगी हमें? जब ऑक्सीजन मिलेगा फूड में। और ऑक्सीजन कौन देगा? हमारे लंग्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ये हमारा अब है सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब जिसके थ्रू ब्लड घूमता है हमारी पूरी बॉडी में, वो वेसल्स, वो बर्तन, वो नलियाँ, उनको ब्लड वेसल्स कहा जाएगा। 2 टाइप की आप बताइए, आर्टरीज एंड वीन्स। हमारा जो हार्ट है मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन नहीं है, बिना बोन के है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब बिना बोन के, जिसका मेन काम है ब्लड पंप करना, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। ये जो पंपिंग एक्शन है, मतलब ब्लड देना, ये बीट करता रहता है। हमारा हार्ट, आप अपने दिल पे हाथ रखो तो उसमें बीटिंग चीज़ आती है ना, फील आता है, उसको हार्ट बीट कहते हैं।
इस हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जो डॉक्टर लगाते हैं ना, कान में लगाते हैं, फिर हमारे दिल के पास लगा देते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप, उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट अच्छे से बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में 72 टाइम्स। लेकिन हम जैसे दौड़ते हैं तो ज़्यादा हो सकता है, या हम एकदम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये 72 टाइम्स जो है ये होना चाहिए। ब्लड जो है उसका काम क्या है, तो हमने अभी पढ़ा कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये कौन करता है, ब्लड। Blood helps to carry away the waste material from the different parts of our body and to supply oxygen to our body. हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम कौन करता है, ब्लड। ब्लड वेसल्स जो हैं हमारी बॉडी में हर पार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम कंप्लीट करती हैं। तो ये हमारी ब्लड का काम था, हमारे हार्ट का काम था, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ आपको हार्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है ना, रेड और ब्लू कलर की। जो ब्लू हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम करेंगी, और जो रेड हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगी। अब हैं ब्लड वेसल्स, तो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज भी हैं। यहाँ पे 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। जो आर्टरीज हैं ये थिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। इसमें ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आएगा, आर्टरीज। कहाँ से, हार्ट से। और कहाँ पर, सभी बॉडी पार्ट्स तक। वीन्स क्या काम करेंगी, ये थिन वॉल होती हैं, पतली होती हैं, ये आर्टरीज से पतली होती हैं। ये क्या करेंगी, सभी ऑर्गन्स ने जो ब्लड यूज़ कर लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, उस वाले ब्लड को ले करके कहाँ जाएंगी, दोबारा लंग्स के पास जाएंगी, हार्ट के पास जाएंगी, ताकि उसमें वो ऑक्सीजन फिल करके ला सकें। तो आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। आर्टरीज हार्ट से चलेंगी और वीन्स हार्ट के पास आएंगी। कैपिलरीज क्या है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे कि हमारी आर्टरीज और वीन्स मिलती हैं। क्यों मिल रही हैं, क्योंकि आर्टरीज और वीन्स थोड़ी मोटी पड़ जाती हैं, लेकिन कैपिलरी बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं जो कि एकदम डीप में जा कर के ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। जिन टिश्यूज तक आर्टरीज और वीन्स नहीं पहुंच सकती, उन जगह पर कैपिलरीज जाती हैं और ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आर्टरीज और वीन्स, ध्यान से देखिए। आर्टरीज थोड़ी थिक हैं, वीन्स थोड़ी पतली हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो काफ़ी पतली हैं, छोटी छोटी सी हैं। एट एनी गिवन मोमेंट, किसी भी टाइम पे अगर हम एक बात करें तो हमारे जो ब्लड है, हमारी बॉडी का 30% जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आर्टरीज में होगा। हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो 30% हमारी आर्टरीज में होगा, 5% कैपिलरीज और 65% वीन्स में होगा। तो जो हमारी नसें हमें दिखाई देती है ना हाथ में ग्रीन ग्रीन सी, वो वीन्स होती हैं। आर्टरीज उसके नीचे अंदर होती हैं और कैपिलरीज बहुत अंदर होती हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अपने फीडबैक दीजिए, और आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।